हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सीरीज़। ये हमने स्टार्ट की थी और इसमें बेसिकली आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। सो चैप्टर 12 जो है वो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड चैप्टर 13 जो है वो है हमारा फेडरल सिस्टम। सो इन दोनों चैप्टर्स की हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेम हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे किए हैं, जो स्टेट पीसीएस में एंड जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जितने भी यूपीएसएससी आ रहा है, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी सीजीएल, तो जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप लोगों को खुद अच्छे से चैप्टर पढ़ना होगा और जब डिटेल में आपका हो जाए, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये कोई डिटेल सेशन नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और बाकी चैप्टर्स की अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग बाकी चैप्टर्स भी जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अब नेक्स्ट वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुँच जाए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, इंडिया फॉलोज अ वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया जो है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो करता है। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमने यूके से लिया है। तो ये जो यूके का पूरा सिस्टम है इसे कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सो यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो क्या होते हैं? ये हमारे नॉमिनल हेड होते हैं जिसे कहा जाता है डी ज्यूरे कहा जाता है। ये नॉमिनल हेड होते हैं, इन्हें कहा जाता है डी ज्यूरे। सो ये प्रेसिडेंट जो है, ज्यूरे का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इसका मतलब होता है लीगल। और जो डिफैक्टो रूलर हैं हमारे, डिफैक्टो रूलर जो हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी कि डिफैक्टो मतलब रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड। सो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। सो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा को। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है सिर्फ ये करेक्ट है, हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, only one is the right answer. The next question is, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। सो जो कैबिनेट सिस्टम है इंडिया का, इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द वर्ड कैबिनेट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं किया गया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, और इसको ऐड कब किया गया? ये जो कैबिनेट वर्ड है ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, इस वर्ड को कैबिनेट में को। और ये कैबिनेट वर्ड जो है ये ऐड कौन से आर्टिकल में किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीसीएस में से फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आर्टिकल था 352 क्लॉज 3। आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में ये वर्ड जो है इंक्लूड किया गया था कैबिनेट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड किया गया था। एंड कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया था? आर्टिकल 352 क्लॉज 3। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कैबिनेट इज़ अ स्मॉलर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ये क्या, ये पूरा जैसे मान लीजिए ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब इसके अंडर आ जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स। सो ये जो पूरा एंटायर मिनिस्ट्री सिस्टम होता है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके अंदर एक पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी होती है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो राइट एंड स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द कैबिनेट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। नो, ये अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे कैबिनेट मतलब जो पूरे एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट राज्यसभा।
सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 अच्छा, और अगर यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट आ गया या अभी ऊपर हमने देखा राज्यसभा था, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता या राज्यसभा नहीं होता, यहाँ पे अगर होता पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट अगर होता तब भी ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होती, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होते हैं, राज्यसभा भी इंक्लूड है एंड लोकसभा भी इंक्लूड है। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसे है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को। सो ये चीज़ आपको अच्छे से रखना है जहन में। दैट्स यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट हमसे यहाँ पे पूछ रहे थे करेक्ट है 1 एंड 2, दो ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2, 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया who among the following can be considered a part of the de facto executive। so de facto executive ये हमने अभी डिस्कस किया है, the council of ministers headed by prime minister। so यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, the council of ministers headed by prime minister। the next question is आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। सो आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 किसके लिए, आर्टिकल 75 है बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए है आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 75 डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड देयर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो क्लॉजेस हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर पहले अपॉइंट होंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन फिर नेक्स्ट क्लॉज है, फिर उस क्लॉज में मेंशन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो ये सारी बातें आर्टिकल 75 में की गई है। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें, सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये हमारा आर्टिकल 61 है, सो हमारा आंसर ये नहीं होगा। देन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट भी मेंशन नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट रूल नो, ये आर्टिकल 356 है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements best reflects the principles of collective responsibility। so इनमें से collective responsibility क्या है, कौन सा जो है इसमें प्रोविजन कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी द मिनिस्टर्स कांट एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियंस, ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे हैं तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है द कैबिनेट मस्ट सपोर्ट ऑल डिसीजंस ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे ऑल डिसीजंस ऑफ पार्लियामेंट, सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी अभी हम बाकी भी देखते हैं, ये भी एक तरीके से ठीक है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है द कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। देन थर्ड है लास्ट है द कैबिनेट सिंग्स और स्विम्स टुगेदर इन लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कहते हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये हो जाएगा द कैबिनेट सिंग्स और स्विम टुगेदर इन लोकसभा। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिज़ाइन कर दिया तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रिजाइनेशन नहीं होगा, वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिज़ाइन करेगी, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजाइनेशन होता है वो। या फिर अगर डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की तो वो डेथ मानी जाती है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसीलिए कहा जाता है द कैबिनेट सिंग्स और स्विम्स टुगेदर। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लिंचपिन ऑफ द कैबिनेट। सो लिंचपिन मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो होती है उसे कहते हैं लिंचपिन, जो एक तरीके से कह लें हम कि कोर या फिर बिल्कुल मेन चीज़ जो होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लिंचपिन जो है कैबिनेट का, लिंचपिन किसे कहा जाता है, लिंचपिन ऑफ द कैबिनेट किसे कहते हैं, लिंचपिन ऑफ द कैबिनेट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो एसेंशियल फीचर्स बताने हमने किसके, पार्लियामेंट्री सिस्टम के एसेंशियल फीचर्स बताने हैं। सो डुअल एग्जीक्यूटिव ये बिल्कुल करेक्ट है। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सो सेपरेशन ऑफ पावर्स की यहाँ पे बात नहीं है। तो फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। सो ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 4 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डुअल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट
भी होंगे एंड प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, एक एसेंशियल फीचर है। डुअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक रियल हेड होते हैं। रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड। वहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस पे, लोकसभा के लिए, लोकसभा को। सो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों ने। देन यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये प्रेसिडेंशियल फीचर है, पार्लियामेंट्री का फीचर नहीं है। सो आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों अच्छे से, दोनों के फीचर्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है, असेंशियल फीचर है किसका, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जैसे यूएसए में होता है। ठीक है, सो वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होती है, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर होती है। बट ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, सो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव वो किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुन के आते हैं कहीं से। ठीक है, तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं एंड वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होते हैं। सो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली नहीं है, ये होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसा कि यूएसए में। दैट्स वाई थर्ड जो होगा ये नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कि लोअर हाउस जो होगा वो डिसॉल्व होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। जैसे हमारे यहाँ कितना टाइम लिमिट है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जो है ये इंडिया में टाइम लिमिट होता है 5 ईयर्स। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मतलब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल पे लोकसभा डिसॉल्व होती है। सो यहाँ पे फोर्थ भी एक फीचर है, एसेंशियल फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल एग्जीक्यूटिव। सो 1, 2, 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमने यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो 1, 2 एंड 4। सो द राइट आंसर इज option A 1, 2 and 4. The next question is, consider the following statements about the vice president of India. So vice president of India से related हमने correct statement बतानी है यहाँ पे। So he is a part of the union executive. So union executive का part है, yes, तो union executive का part कौन कौन सा है, ये questions भी आते हैं कितनी बार एग्जाम में। So union executive का part कौन कौन होते हैं, president, prime minister, council of ministers, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो ऐसे याद रख लेना आप लोगों ने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सो ये जो होता है ये पूरा एग्जीक्यूटिव होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 लोग जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि आपको दे देंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो इस तरीके से दे देंगे और पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं इनमें से कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है या इनमें से कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो वाइस प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। नो, ये ना तो कैबिनेट के मेंबर होते हैं ना ही ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। बट ये राज्यसभा का पार्ट नहीं होते, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ना ही ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट थी। नेक्स्ट है, ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस इज़ वेकेंट। सो यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन की गई है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे। अगर प्रेसिडेंट जो है या तो बीमार हैं, वो अपने ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सीट वेकेंट है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 3 जो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ फीचर यूनिक टू इंडियाज़ वर्जन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका कौन सा यूनिक फीचर है, इनमें से कौन सा एक ऐसा यूनिक फीचर है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। सो हमारे यहाँ नॉमिनल हेड होते हैं, ये यूके में भी नॉमिनल हेड होते हैं। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ होता है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। देन मेजॉरिटी पार्टी लीडर एज प्राइम मिनिस्टर। सो मेजॉरिटी पार्टी लीडर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो सबसे ज़्यादा पार्टी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है, तो उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री का वो है। सो यहाँ पे जो है यूनिक फीचर पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे स्टेट्स के लिए भी एंड सेंटर के लिए भी हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये यूनिक फीचर है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में जो सिस्टम है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे स्टेट एंड सेंटर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल अलग होता है। स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो था ये हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड नॉट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो इनमें से बताना है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है और वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर नहीं होता है। सो सेपरेशन ऑफ पावर, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, डुअल एग्जीक्यूटिव, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। सो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे अलग तरीके से फ्रेम कर दिया क्वेश्चन को। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। ये हम डिटेल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बस क्वेश्चन चेंज कर दिया तो ऑप्शन सेम थे। सो वहाँ पार्लियामेंट्री पूछ लिया था तो हमारा आंसर था बी, सी एंड डी। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर पूछ लिया तो वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, अपॉइंटेड बाय लोकसभा नो, इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट नो। इलेक्ट तो प्रेसिडेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट करते हैं। इलेक्ट कौन करते हैं, इलेक्ट हम लोग करते हैं, पीपल ऑफ द इंडिया। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। सो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग किसके लिए वोट करते हैं, यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसके लिए वोट किया जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, हमारे यहाँ क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं इलेक्शंस में, वो कंटेस्ट करके करते हैं इलेक्शन। फिर उनमें से ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसको प्राइम मिनिस्टर बना रही है। सो ये डायरेक्ट हम लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करते। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चुनते, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सो यहाँ पे डी नहीं होगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। सो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये यूके में देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम में। जो वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ हमें शैडो कैबिनेट देखने को मिलता है। शैडो कैबिनेट किसे कहते हैं, शैडो कैबिनेट बेसिकली कहा जाता है ओपोजिशन को कहा जाता है। जो ओपोजिशन पार्टी होती है उसे क्या शैडो कैबिनेट बोलते हैं वहाँ इंग्लैंड में। सो ये ओपोजिशन को कहा जाता है, ओपोजिशन को मिरर कैबिनेट या फिर शैडो कैबिनेट कहा जाता है। सो यहाँ पे जो है ये हमें कहाँ फीचर ये देखने को मिलता है, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और शैडो कैबिनेट कहते हैं किसे, शैडो कैबिनेट क्या होता है, जो ओपोजिशंस होती है ओपोजिशन पार्टी उसे कहते हैं कैबिनेट, जिसे मिरर कैबिनेट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट अबाउट इंडियन कैबिनेट। सो इंडियन कैबिनेट से रिलेटेड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट इज़ अ सबसेट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था। देन इट इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इनकरेक्ट हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट में जो इंक्लूड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सिर्फ वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सारे मिनिस्टर्स नहीं होते। चाहे डिप्यूटी मिनिस्टर्स हों चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हों तो वो सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे। बाकी ऑप्शंस भी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। जो कैबिनेट होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कैबिनेट होती है ये
हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की। इट मीट्स रेगुलरली टू डिसाइड पॉलिसी। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलरली मीटअप होती है कि पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम होगी, क्या पॉलिसीज़ होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो इन सब चीज़ों के लिए मीटिंग्स भी होती हैं रेगुलरली। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। दैट्स वाई जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इट इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। नो, ऐसा नहीं है। कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें स्टेट मिनिस्टर्स नहीं होते, सारे स्टेट मिनिस्टर्स नहीं होते, सारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स नहीं होते। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 है द वर्ड फेडरेशन इज़ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि फेडरेशन वर्ड जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियन फेडरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। ये भी हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। इंडिया जो था ये ऑलरेडी था, किसी भी स्टेट्स ने मिल करके इंडिया को फॉर्म नहीं किया, इंडिया पहले से ही मौजूद था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछे थे, कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नाइदर वन नॉट टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइज कह रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है। सो ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स वाला कौन सा था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसको, उसकी बाउंड्रीज, उसका नेम ऑल्टर कर सकती है, मर्ज कर सकती है, तो स्टेट्स को गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर सकती है, यूनियन टेरिटरी को अपग्रेड कर सकती है एज ए स्टेट। सो ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी स्टेट्स की, ये आर्टिकल 3 में बोला गया है। सो आर्टिकल 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें तो ये न्यू स्टेट्स की एस्टैब्लिशमेंट की बात थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा आर्टिकल 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी इंडिकेट अ फेडरल सिस्टम। सो इनमें से कौन सा जो है फेडरल सिस्टम दिखाता है कि फेडरल सिस्टम का पार्ट क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। फेडरलिज्म के फीचर्स हमने फर्स्ट क्लास में ही अच्छे से पढ़े थे। 5 फीचर्स होते हैं, उनमें से एक होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। सो यहाँ पे जो फोर्थ हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। The next question is residuary powers under इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। सो ये भी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, और ये रेजिड्यूरी पावर जो है पार्लियामेंट के पास होगी, ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया था? ये प्रोविज़न हमने लिया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस प्रोविज़न को लिया गया था कि रेजिड्यूरी पावर्स जो होंगी वो पार्लियामेंट के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सो ये प्रोविज़न हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वही अगर हम कितनी बार कंपैरिजन में भी आ जाता है यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में रेजिड्यूरी पावर्स जो होती हैं ये किसके पास होती हैं? ये होती हैं स्टेट्स के पास। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यूएसए में रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास होती हैं? स्टेट्स के पास। इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और ये रेजिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास रहेगी। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ये आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 248। सो आर्टिकल 248 इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिड्यूरी पावर्स जो रहेगी वो पार्लियामेंट के पास रहेगी। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 248 में। और ये प्रोविजन लिया कहाँ से? ये लिया है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाके अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, उस वीडियो में सोर्सेज हमने पढ़ाए हैं कि कौन सा सोर्स, मतलब कौन सा प्रोविजन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे विच शेड्यूल कंटेन्स यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, यूनियन स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद हमने रेजिड्यूरी पावर डिस्कस किया था। सो ये सारी लिस्ट जो है ये मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल में। सो 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। 6th शेड्यूल किसके लिए? 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ट्राइबल एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये भी कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? 80 mm, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। सो ये 4 स्टेट्स हैं। 6th शेड्यूल में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई है।
फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई 6th शेड्यूल में, वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ की, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। देन 7th शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया, लिस्ट मेंशन किया गया है वहाँ पे। 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल हमारा किसके लिए है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए है। 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल में जो भी लॉज प्लेस किए जाते हैं, इम्यून फ्रॉम जुडिशल रिव्यू। सो ये पहले था, बट IR कोयलो केस 2007 के बाद जो जुडिशल रिव्यू है वो पॉसिबल है। 9th शेड्यूल के अंडर जितने भी लॉस प्लेस किए गए हैं उनका जुडिशल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। सो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो चेक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। सो आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर था वो था 7th शेड्यूल। यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही थी, लिस्ट हमारे कौन से शेड्यूल में मेंशन है, 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन क्वाजी फेडरल वाज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, और ये किसने बोला था, क्वाजी फेडरल टर्म किसने यूज़ किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये किया था KC वेयर ने। सो KC वेयर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी, KC वेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़ना है। यहाँ पे नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूनिटरी फीचर इनमें से कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो। ऑल इंडिया सर्विसेज और डिवीजन ऑफ पावर्स, और डिवीजन ऑफ पावर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी फीचर की बात करें तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज़ वॉज सेटअप टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन। सो सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए कौन सी कमीशन थी। सो यहाँ पे शाह कमीशन नहीं थी, सरकारिया कमीशन। सो सरकारिया कमीशन बिल्कुल करेक्ट है। सरकारिया कमीशन जो थी ये हमारी, इस कमीशन को कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, 1983 में, 1983। सरकारिया कमीशन, ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कितनी बार, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको आ जाएगा अरेंज करने के लिए। सो सरकारिया कमीशन 1983। एंड पुंची कमीशन जो था ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए था, और ये जो था ये 2007 की कमीशन है, 2007। पुंची कमीशन 2007, सरकारिया कमीशन 1983। सो बी एंड सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो डी, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। सो सरकारिया कमीशन एंड पुंची कमीशन दोनों ही जो थे ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए थे। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो था ये हमारा राइट आंसर था, बोथ बी एंड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया गया है। सो पुलिस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, पब्लिक हेल्थ ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नमेंट ये भी पब्लिक सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। सो बैंकिंग जो है ये कहाँ मेंशन है, ये है यूनियन लिस्ट में, ये यूनियन सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूछे थे नॉट इंक्लूडेड, स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। सो बैंकिंग जो है ये है यूनियन लिस्ट में, ना कि स्टेट लिस्ट में, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया अ नेशनल एमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन। सो नेशनल एमरजेंसी ये कौन सा आर्टिकल है, नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी। सो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है किन किन सब्जेक्ट्स में, यूनियन लिस्ट में कर सकती है, स्टेट लिस्ट में कर सकती है। रेजिड्यूरी पावर्स तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, चाहे नेशनल एमरजेंसी हो या ना हो। देन ऑप्शन सी है बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। एमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर भी लॉज बना सकती है, एंड सेंटर की पावर तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नॉर्मल टाइम्स पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे नॉर्मल टाइम का पूछ रहे हैं, सो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नॉर्मल टाइम में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट में कब। सो कब कर सकती है, जब राज्यसभा पास करे रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी हमारी। जब राज्यसभा जो है रिजोल्यूशन पास करेगा अंडर आर्टिकल 249 तब स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। देन स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 252। सो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जब स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप स्टेट लिस्ट पे जो स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं प्रोविजंस उसके ऊपर लॉ बना दो, तब पार्लियामेंट ऐसा
तब लॉ क्रिएट कर सकता है पार्लियामेंट। और ये जो रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट्स, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल 252। सो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी जो है ये नॉर्मल टाइम नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल टाइम पूछा है। सो नेशनल इमरजेंसी नॉर्मल टाइम नहीं होता है, देन ये नहीं होगा। सो फोर्थ है देयर इज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट जो है सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ नहीं बना सकती। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए नहीं है, सिर्फ होता है कब, जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो कंट्री में। सो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा, 1 एंड 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहे थे हमसे, सो करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cases, in which case did the Supreme Court uphold the basic structure doctrine strengthening Indian federalism? So जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये इंडियन फेडरलिज्म को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कौन से केस में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? सो ये हमने कल ही डिस्कस किया था, केशव नंदा भारती केस 1973। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केशव नंदा भारती केस 1973। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।